हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो सभी स्टूडेंट को यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग उपस्थित हुए हैं DLED क्लास में, जिसमें जो है कि साइंस का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि DLED में टोटल क्वेश्चन 150 पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 3 मार्क्स का रहता है। इस तरह से जो है कि 150 क्वेश्चन के लिए 450 नंबर जो है कि दिए जाते हैं, जिसमें जो है कि साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टोटल 60 नंबर का होता है। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो गलत क्वेश्चन के लिए जो है कि आपके सही आंसर में से 1 नंबर जो है कि माइनस कर दिया जाता है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन को टच करेंगे, बनाएंगे, सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक आप क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन से संबंधित या परीक्षा से संबंधित या बुक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप जो है कि हमारे इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके जो है कि सारी जानकारी जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले जो है कि 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। आज जो है कि 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर देखेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। वसा की मात्रा, वसा धारिता का मतलब क्या होता है कि वसा की मात्रा। तो जानवर जो दूध देने वाले जानवर जो होती है, उस दूध में वसा की मात्रा जो होता है, ठंडे के समय शरद ऋतु में दूध देने की क्षमता बढ़ जाता है। शरद ऋतु में जानवर में दूध देने की क्षमता बढ़ जाता है, लेकिन उस दूध में वसा की मात्रा कम हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में जो होता है, जैसे जो किसान होते हैं या जो है कि गाय भैंस का पालन करते हैं, तो उनसे सुने होंगे कि गर्मी के दिनों में दूध सूख गया है। दूध सूखने का मतलब क्या हो गया कि दूध देने की क्षमता कम हो गया। और जब दूध देने की क्षमता कम हो जाता है, दूध कम हो जाता है, तो उसमें वसा की मात्रा बढ़ जाता है। तो ये ठंडे के समय में जो है कि दूध देने की क्षमता बढ़ जाती है और दूध में वसा की मात्रा कम हो जाता है शरद ऋतु में। तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कि शरद ऋतु किसमें दिया गया है। तो ये शरद ऋतु ऑप्शन नंबर ए। तो इस समय दूध देने की क्षमता बढ़ जाता है और दूध में वसा धारिता कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में दूध देने की क्षमता जो होता है कम हो जाता है और दूध में वसा धारिता जो है कि बढ़ जाता है। तो वसा धारिता कब बढ़ जाता है? गर्मी के दिनों में। दूध देने की क्षमता कम कब हो जाता है? तो गर्मी के दिनों में। तो इस तरह से हमारा 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाले जो होता है ऑक्सीजन होता है। लगभग 65% ऑक्सीजन जो होता है ये लगभग 65% सबसे अधिक होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में ऑक्सीजन। और वायुमंडल में यदि कहा जाए, वायुमंडल में तो 21% होता है। नाइट्रोजन 78% होता है। सबसे अधिक जो होता है नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21%। लेकिन मानव शरीर में कहा जाए तो ये 65% हो जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि मानव शरीर में कहा जाएगा तो ऑक्सीजन 65%, वायुमंडल में कहा जाएगा तो ऑक्सीजन 21% होता है। क्वेश्चन नंबर 63,
प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा, तो 1.5 लीटर से 2 लीटर होता है, 1.5 लीटर से 2 लीटर होता है। तो हम लोग 1.5 से 2 लीटर ऑप्शन में ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 1.5 से 2 लीटर दिया गया है। तो ये 1 लीटर नहीं, 1.5 लीटर, 3 लीटर नहीं, 5 लीटर नहीं, ये 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर से 2 लीटर होता है। और यूरिन का रंग पीला होता है। तो पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें यूरोक्रोम पाया जाता है, और यूरोक्रोम पाए जाने के कारण जो है कि इसका कलर पीला होता है। यूरिन में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर जॉन्डिस की बीमारी होती है। यूरिन में किसकी मात्रा? तो बिलीरुबिन की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो जॉन्डिस की बीमारी होती है। और जॉन्डिस की बीमारी में जो है कि प्रभावित अंग जो होता है, ये कौन सा अंग होता है? तो लीवर होता है, यकृत होता है, जो जॉन्डिस की बीमारी में प्रभावित होता है। यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि यानी प्रतिबिंब जो होता है 2 गुना हो जाता है। प्रतिबिंब 2 गुने गति से जो है कि आगे बढ़ने लगता है। तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर सी। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। 65, यदि वायुमंडल न हो तो दिन की लंबाई क्या होगा? तो वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो आता है कि सूर्य सूर्योदय से 2 मिनट बाद 2 मिनट पहले दिखाई देता है। 2 मिनट क्या होता है कि सूर्य सूर्योदय जो होता है, तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले जो है कि दिखाई देता है, और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक जो है कि दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? वायुमंडल के कारण। तो वायुमंडल होने के कारण जो है कि सूर्य सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो टोटल कितना हो गया? 4 मिनट। तो वायुमंडल होने के कारण ये दिन की लंबाई 4 मिनट बढ़ जाता है। तो वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की लंबाई क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि अपवर्तन नहीं होगा, और अपवर्तन नहीं होने के कारण सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर आ जाएगा, जो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो वायुमंडल नहीं होने पर दिन की लंबाई क्या होगा? कुछ कम जाएगा। और कितना? तो 4 मिनट। 4 मिनट। तो अपवर्तन के कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, 4 मिनट। और वायुमंडल नहीं होगा तो 4 मिनट पहले जो है कम हो जाएगा, 4 मिनट कम होगा तो दिन की लंबाई घट जाती है। तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या बन जाता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए। 65 का ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 66, टेप रिकॉर्डर। तो पहले ये टेप रिकॉर्डर चलता था, हम लोग देखे होंगे कि प्लेट तरह का रहता था, या सीडी कैसेट हो गया। सीडी कैसेट जो प्लेट तरह का रहता था, हम लोग कंप्यूटर में डाल करके या डीवीडी में डाल करके जो है कि हम लोग देखते थे। तो इसमें जो है कि लेप, प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप रहता था उस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो उस पदार्थ का लेप जो आयरन ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड था? तो आयरन ऑक्साइड का लेप रहता था। तो आयरन ऑक्साइड कौन सा ऑप्शन में है? तो आयरन ऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी, FeO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है
MgO, जिंक ऑक्साइड ZnO और आयरन सल्फेट तो FeSO4 होता है। तो आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा हुआ रहता था, ऑप्शन नंबर डी। निकटतम सितारे, सूरज के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो निकटतम जिसका नाम प्रोमिक्सा सेंचुरी का नाम सुने होंगे, प्रोमिक्सा सेंचुरी, उसका नाम क्या है, प्रोमिक्सा सेंचुरी। तो ये नजदीक सूरज के बाद जो है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो है यह तारा होता है और इस तारा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। 4.25 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। कितना? 4.25 वर्ष, 4.2 वर्ष का समय लगता है। तो ये सूरज के बाद जो है कि सबसे नजदीक का ये तारा होता है जिसका नाम प्रोमिक्सा सेंचुरी। अब ये कौन सा ऑप्शन हो गया? तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड ये 4.25 वर्ष होता है, जिसमें 4.2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि में बतलाया गया डॉपलर के द्वारा कि जब कोई ध्वनि उत्पन्न वस्तु किसी व्यक्ति के पास आता है तो उस ध्वनि की आवृत्ति जो है कि बढ़ते जाता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि स्टेशन पे हम लोग यदि खड़े हैं और हमारे नज़दीक यदि ट्रेन आती है तो उसके सीटी का आवाज़ जो होता है वह बढ़ने लगता है और हमसे दूर जाता है तो सीटी का आवाज़ जो है, व्हिसिल का आवाज़ जो है कि घटने लगता है और बहुत दूर जब चल जाता है तो उस गाड़ी का आवाज़ जो है कि मेरे कानों तक नहीं पहुंचता है। तो ये क्यों हुआ? दूरी के कारण। तो डॉपलर का जो प्रभाव होता है बहुत दूर पर स्थित वस्तुओं का ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचता है। तो ये किसके कारण हुआ? दूरी बढ़ने के कारण, दूरी बढ़ने के कारण। तो कहता है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है, तो डॉपलर प्रभाव नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो है, ध्वनि की आवृत्ति जो है या ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो कब नहीं सुन पाएंगे? जब स्रोत जो होगा श्रोता से काफी दूर होगा, तो वैसी स्थिति में जो है कि हम लोग ध्वनि नहीं सुन पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता है, काफी दूर होता है। निकट होगा तो ध्वनि हम लोग सुन पाएंगे। ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक और स्रोत को जोड़ने वाली रेखा के समकोण, इसमें भी सुन पाएंगे। स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है, इसमें भी हम लोग सुन पाते हैं। लेकिन जब हमसे काफी दूरी पर होता है तो ध्वनि को जो है कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या यदि कहा जाए, परमाणु की त्रिज्या, तो ये हो गया परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या हो गया। और ये होता है नाभिक की त्रिज्या, इतना मीटर में आता है, ये नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। तो यदि कहा जाए कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। और परमाणु की त्रिज्या कितना होगा? तो 10⁻10 मीटर। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या ये हो गया और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर।
रेडियो कार्बन तिथि, रेडियो कार्बन डेटिंग, हम लोग नाम सुने होंगे कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है कि जीवाश्म का आयु पता लगाने में, किसी भी जीव जंतु का जो अवशेष होता है उस अवशेष को जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, फोसिल के नाम से जाना जाता है। और उस फोसिल का, जीवाश्म का आयु जो होता है, कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के द्वारा जो होता है जीवाश्म के आयु का पता लगाया जाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे कि पहले जो है कि डायनासोर था, डायनासोर का जो है कि कंकाल मिला है, तो बताया गया, साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि यह 10,000 वर्ष पुराना है या 5,000 वर्ष पुराना, इस तरह से हम लोग सुने होंगे। तो ये कैसे बताया गया? उस जीवाश्म पे तो तारीख नहीं लिखा हुआ रहता है, डेट नहीं लिखा रहता है, फिर भी जो है कि वैज्ञानिक ये बता पाते हैं कि ये आज से 10,000 पहले, 5,000 पहले, 2,000 वर्ष पहले पाया जाता था। तो ये कैसे? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है कि बताया जाता था। तो कार्बन डेटिंग जीवाश्म का आयु निर्धारण करने में जो है कि उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जीवाश्म का आयु। चट्टानों का आयु पता करने में जो है कि यूरेनियम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम पद्धति के द्वारा पृथ्वी का आयु, चट्टान का आयु का निर्धारण किया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस एक रोग होता है। तो ब्रोंकाइटिस जो होता है ये फेफड़ा से संबंधित श्वसन संबंधी रोग होता है, श्वसन संबंधित रोग होता है। और इस रोग में जो है कि फेफड़ा हो गया, श्वास नली हो गया, ये प्रभावित होता है, फेफड़ा और श्वास नली। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन फेफड़ा और श्वास नली कौन सा है? तो ऑप्शन को हम लोग ढूंढेंगे। तो ऑप्शन जो हो गया डी, फेफड़ा और श्वास नली। आंतरी में जो होता है बीमारी, जिसको हम लोग पेचिस, पेचिस का नाम सुने होंगे, अतिसार का नाम सुने होंगे, डायरिया का नाम सुने होंगे। तो इस बीमारी में आंतरी प्रभावित होता है। यकृत जो होता है पीलिया, यकृत में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया। रक्त जो होता है कि एनीमिया, रक्त अल्पता, एनीमिया, एनीमिया रोग रक्त से संबंधित होता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी। 72 बीसीजी। तो बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। और यह टीका जो होता है कि टीका दिया जाता है टीबी, टीबी जो बीमारी होती है बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण जो होता है टीबी की बीमारी होती है, क्षय रोग होता है। और इस बीमारी से बचने के लिए जो है कि बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। तो टीबी, अब टीबी खोजते हैं, क्षय रोग किसमें है? तो क्षय रोग इसमें। दम्मा जो होता है अस्थमा, ये कवक के कारण होने वाला बीमारी होता है। कैंसर जो होता है ये पुराना घाव होता है, पुराना घाव होता है। और पोलियो जो है कि वायरस, ये वायरस के कारण होने वाला बीमारी होता है। क्षय रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम है, और उस जीवाणु के कारण जो है टीबी की बीमारी होती है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सा होता है? सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी कौन सा है? कौन सा बीमारी जो है कि सबसे तेज गति से जो है कि फैलता है? सबसे तेज गति से कौन सा बीमारी फैलने वाला है? तो यहाँ जो आता है कि मलेरिया, हम लोग जानते हैं कि मलेरिया जो बीमारी होता है
यह किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता है। और इसका वाहक कौन सा होता है? वाहक कौन सा होता है? तो मादा एनोफ्लिज मच्छर होता है। तो जब किसी एक व्यक्ति को मच्छर यदि काटती है, मच्छर काटता नहीं है बल्कि मच्छर काटती है, क्योंकि फीमेल एनोफ्लिज मच्छर जिसके कारण मलेरिया रोग फैलता है, तो ये मच्छर के कारण होता है। और ये हम लोग जानते हैं कि मच्छर एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्ति के ब्लड को सक करता है। इसलिए मलेरिया जो है कि तेजी से फैलने वाला बीमारी होता है। कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये जीवाणु होता है। उस जीवाणु को माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जाना जाता है। और इसी के कारण जो होता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी की बीमारी होती है। ज्वर, ज्वर जो आता है कि साधारण जैसे जो है कि हरासमेंट के कारण भी ज्वर आ जाता है। हम लोग ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या मौसम चेंज करता है, तो वैसी स्थिति में बॉडी पेन, और बॉडी पेन के साथ साथ हल्का ज्वर भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का 73 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो मलेरिया होगा। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी। घाव के शीघ्र भरने में, घाव को भरने में जो है कि विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। जैसे हाल ही में जो है कि हमारे यहाँ कोरोना जो बीमारी आया था, तो उस बीमारी में डॉक्टर कहते थे कि आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी का सेवन करें। तो विटामिन सी से जो है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ता है, और यदि इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होने की संभावनाएं कम हो जाता है। तो विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और यह घाव को भरने में काम आता है। तो विटामिन सी हम लोग खोजते हैं कौन सा ऑप्शन में है? तो बी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और रेटिनॉल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होता है, इसको रतौंधी कहते हैं, रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसकी कमी से नपुंसकता की बीमारी होता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं, और फिलोक्विनोन विटामिन के की कमी से कटे हुए स्थानों पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 74 का बी बन जाता है। आनुवंशिकी कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो आनुवंशिकी इसके पहले का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें आया होगा। आनुवंशिकी जो डीएनए से संबंधित होता है, और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके संरचना के बारे में वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इसलिए इस संरचना को वाटसन और क्रिक संरचना के नाम से भी जाना जाता है। तो डीएनए, तो हमारी कौन सी ऑप्शन में डीएनए है? डीएनए खोजेंगे तो ये हो गया डीएनए। आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है। अब प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है राइबोसोम के द्वारा होता है, इसलिए राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे सेल के, बॉडी के सेल के ग्रोथ के लिए उपयोगी होता है। प्रोटीन के कमी से जो है कि हमारे शरीर में जो है कि मांसपेशी का विकास नहीं होता है, मांसपेशी का विकास नहीं होता है। और प्रोटीन की कमी से जो है कि मरासमस और क्वाशिकोर की बीमारी होती है।
क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र, तो समान व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या जो होता है 23 जोड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। जैसे हम लोग सुने होंगे किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत होता है, बीपी बढ़ जाता है, तो डॉक्टर नींद की दवा देता है। तो नींद की दवा क्यों देता है? क्योंकि सोने से जो है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है, दिमाग में किसी भी तरह का जो है कि हरास नहीं होता है, तनाव नहीं होता है, और तनाव नहीं होने के कारण बीपी ब्लड प्रेशर जो है कि नियंत्रित हो जाता है। इसीलिए सोते समय जो होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है कि वह सामान्य से कुछ कम हो जाता है, और बीपी वाले व्यक्ति को जो है कि नींद की दवा दिया जाता है। तो रक्तचाप, जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप क्या हो जाएगा? घटता है। और नहीं तो ध्यान में रखेंगे कि बीपी से ग्रसित व्यक्ति को जो है कि नींद की दवा दिया जाता है, और कहा जाता है कि आप फुल नींद लें, पूरा नींद लें, और पूरा नींद लेने से जो है कि मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ करता है और बीपी कंट्रोल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है, तो जब ठोस वस्तु पिघलता है तो ठोस वस्तु कब पिघलेगा? जब ठोस वस्तु को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो पिघलेगा, और जब गर्म करेंगे तो वह ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो जब ठोस वस्तु पिघलेगा तो क्या होगा? ऊष्मा अवशोषित करता है, और जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आता है तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो ठोस से द्रव में आने पर ऊष्मा अवशोषित करता है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो ऊष्मा का अवशोषण करता है, और जब पिघलता है तो ऊष्मा का अवशोषण और इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन। तो द्रव से ठोस अवस्था में, द्रव से ठोस अवस्था में आने पर, अवस्था में आने पर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। तो सड़क पे जो रोशनी के लिए परावर्तक का उपयोग करते हैं वह दर्पण होता है। दर्पण में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि प्रकाश के किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी हम लोग पढ़े होंगे 10th क्लास के लाइट चैप्टर में कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और साइड मिरर में जो है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और हम लोग ऑप्शन में खोजेंगे कि अवतल दर्पण कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण हेडलाइट में भी, और उत्तल दर्पण जो होता है साइड मिरर में जो है कि इसका उपयोग करते हैं। 79, वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो वात भट्ठी से प्राप्त लोहे को ढलवां लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवां लोहा कहते हैं। और ढलवां लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है सबसे अधिक होता है, लगभग 2.1 से 4%। तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2.1% से 4% होता है। यह अशुद्ध लोहा होता है। ढलवां लोहा क्या होता है? अशुद्ध लोहा होता है। और पिटवा लोहा में जो है कि 0.08, इसमें जो है 0.08% जो है कि ये कार्बन पाया जाता है। इसमें कार्बन हो गया। और मृदु लोहा को इस्पात कहा जाता है। मृदु लोहा को इस्पात कहते हैं। और इस्पात क्या होता है? लचीला होता है। जैसे क्रोम इस्पात हो गया, निकेल इस्पात हो गया, ये सब लचीला होता है। और इसका उपयोग जो है
कि ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में जो है कि किया जाता है। कठोर लोहा को बूंदा कहा जाता है, और बूंदा जो बहुत ही हार्ड होता है, यह टूट जाता है लेकिन मुड़ता नहीं है। और इसके द्वारा जितने भी टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, ये सारा जो है किसी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हम लोग अपने घरों में चापाकल देखे होंगे, चापाकल का हैंडल हो गया, या जो है कि उसका ऊपरी भाग हो गया, हेड हो गया, तो देखे होंगे कि वह टूट जाता है लेकिन मुड़ता नहीं है। तो क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसे बूंदा के नाम से भी जाना जाता है। तो 79 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, पौधे का जनन अवयव होता है। तो जनन अवयव कहने का मतलब क्या, कि जिसमें जनन अंग पाया जाता है, जनन अंग पाया जाता है। और जनन अंग किसमें होता है, पुष्प में होता है, जिसमें नर जनन अंग को एंड्रोसियम और मादा जनन अंग को गाइनेसियम के नाम से जाना जाता है। एंड्रोसियम और गाइनेसियम जो आता है पुष्प में, फ्लावर में पाया जाता है, इसलिए जनन अंग जो होता है, पौधा का जनन अंग, ये पुष्प कहा जाता है, पुष्प को जनन अंग कहते हैं। तो ये जितना जो क्वेश्चन आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, सेट प्रैक्टिस नंबर 8 में 20 क्वेश्चन, तो ये सारा क्वेश्चन जो है कि आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक लिखा गया है, उस बुक में जो है ये सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। और यदि एक बार आप पढ़ करके जो है कि मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ते हैं, तो आपको और अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आप जो है कि मेरे साथ जुड़ने के पहले जो है कि आप एक बार किसी भी किताब से जो है कि आप सेट प्रैक्टिस एक बार जरूर करें, और सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो है कि हमसे जुड़े, और उससे संबंधित यदि क्वेश्चन आपको नहीं आता है या नहीं बनता है, तो आप जो है कि इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगले सेट के लिए जो है कि अगले दिन मिलते हैं। ओके, बाय।